हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में आपको पता हमारा जो टॉपिक चल रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। उसकी दो एप्लीकेशन तो मैंने आपको करवा दी, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे, चौथी एप्लीकेशन की बात करेंगे और पांचवी एप्लीकेशन की बात करेंगे। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, वो हम लोगों के लिए कितनी दे रखी है? 5, जिनमें 2 का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब 3 का डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। तो तीसरी एप्लीकेशन है हम लोगों की, ध्यान से समझना, धातुओं द्वारा हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस के विस्थापन का अनुमान। मतलब इसका मतलब यह है कि हम किसी भी मेटल से यह पता लगा लेंगे कि वो मेटल हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को मुक्त कर सकती है, नहीं कर सकती है, H2 गैस को फ्री कर सकती है, नहीं कर सकती है। इस चीज को मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से समझाता हूं। देखो, सुनो ध्यान से। आप लोगों ने देखो इसके बारे में 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका दरअसल कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज आप लोग समझना। देखो, हम लोग ये पता लगाएंगे कि कोई भी मेटल है, उस मेटल से हम ये पता लगा लेंगे कि वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को मुक्त कर सकती है, नहीं कर सकती। H2 गैस से हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को फ्री कर सकती है, नहीं कर सकती। जैसे कि हाइड्रोजन अम्ल, जैसे कि आपको H2SO4 में हाइड्रोजन आ रहा है, आपको होता है HCl में हाइड्रोजन आ रहा है, और आपको होता है H2SO4 भी अम्ल होता है और HCl भी अम्ल होता है। किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन की वजह से होता है। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो H+ निकालते हैं वो कौन होते हैं? अम्ल होते हैं, ठीक है ना। तो H2SO4 भी अम्ल होता है क्योंकि वो H+ को बाहर निकालता है। HCl भी आप लोगों को पता है अम्ल होता है क्योंकि वो भी H+ को बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें यह समझनी है वे कौन कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन अम्लों से H2 को बाहर निकाल सकती है, ठीक है ना। यह भी कौन कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल सकती। तो उसका मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आप लोगों के लिए। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो ध्यान से समझना कि वे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रही हैं, वे मेटल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर निकाल सकती हैं, H2 गैस को फ्री कर सकती हैं। लेकिन वे मेटल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आ रही हैं, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकते। एक बार फिर सुन लो भैया ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस चीज के रेस्पेक्ट में अपनी बात चल रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वे मेटल जो हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आ रही है, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर निकाल सकती है या H2 गैस को क्या कर सकते हैं? विस्थापित। लेकिन वे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आ रही है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपचयक क्षमता हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा, या उनकी रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर, अपचयक क्षमता हाइड्रोजन से क्या होती है? कम। क्योंकि हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं उनकी तो कौन सी क्षमता ज्यादा होता है? ऑक्सीकारक क्षमता, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को मुक्त कर सकते हैं या H2 गैस को विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को मुक्त नहीं कर सकते। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ZnOCu, ठीक है ना। कभी हम 9th 10th क्लास में पढ़ते जब एक स्टेटमेंट सुनते कि भाई जो Zn होता है वो H2 गैस को बाहर निकाल देता है और कॉपर H2 गैस को बाहर नहीं निकालता। उसका रीजन आज सुन लो, क्योंकि Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है इसलिए Zn हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर निकाल देता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है और हाइड्रोजन से नीचे आने की वजह से हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल पाता। जो सोडियम होता है, सोडियम की तो रिड्यूसिंग पावर आपको पता है हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। सोडियम की अपचयक क्षमता तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो इतनी ज्यादा अपचयक क्षमता होती है सोडियम की कि वो तो जल से भी H2 गैस को बाहर निकाल देती है। आप सोच सकते हो कि उसकी रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन की कंपेयर में कितनी ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और लास्ट में अभी मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन एक बार फिर लास्ट में इसकी पूरी की सौबातन की एक बात बता देता हूं। सुनो भैया ध्यान से, सौबातन की एक बात यह है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित कर सकती हैं। लेकिन वे मेटल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आती हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वालन की अपचयक क्षमता ज्यादा होती है और हाइड्रोजन से नीचे वालन की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है।
जिसका डिस्कशन हम प्रत्येक लेक्चर में कर रहे हैं। ये चीजें मैंने बेसिक में इसीलिए समझाई थी कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल से इसकी पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अभी आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? एक तो मैं किसका ले रहा हूं, Zn का ले रहा हूं, एक मैं किसका ले रहा हूं, कॉपर का ले रहा हूं, और एक मैं किसका ले रहा हूं, सोडियम का ले रहा हूं, ठीक है ना? तो Zn और सोडियम तो H2 गैस को निकाल देंगी। क्यों निकाल देंगी? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर आती है, और कॉपर हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को नहीं निकाल पाता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम आता है, नीचे आता है। तो देखो एग्जाम्पल देख लो आप लोग, दो एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो एग्जाम्पल यहां पर ले लिया, Zn प्लस H2SO4, ये हो गया आपका ZnSO4, और देखो इसने H2 गैस को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना? इसने H2 गैस को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये सिंबल किसका है कि H2 गैस आपकी वायुमंडल में बाहर निकल गई, ठीक है ना? ये आप लोगों को कौन है, सोडियम। ये कौन है आप लोगों का, सोडियम। ये तो जल से भी H2 गैस को बाहर निकाल देता है, ये तो जल से भी H2 गैस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। देखो ये निकाल दिया H2 गैस को बाहर। और ये आपका कॉपर है, ये H2 गैस को बाहर नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या आता है, नीचे आता है। तो देखो कॉपर क्या बना रहा है, CuSO4 SO2, और क्या बना लिया, 2H2O। अर्थात कहीं पर भी हाइड्रोजन की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है ना? एक बार फिर देखो, अभी और समझाता हूं इसको एक बार। देखो भैया पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, एक बार फिर बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोजन अम्ल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है H2SO4 अगर एसिडिक नेचर शो करता है, अम्लीय नेचर शो करता है, तो उसके बारे में हम यही तो बोलते हैं कि H2SO4 H+ को बाहर निकाल देता है, तो वो अम्लीय गुण शो कर देता है, जिसको आप पढ़ के आ गए, ठीक है ना? आरएनएस का अकॉर्डिंग जो H+ देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल, और जो OH- देते हैं वो कौन होते हैं, क्षार। तो आरएनएस थ्योरी का अकॉर्डिंग आपको पता है H2SO4 कौन होता है, अम्ल, एसिड होता है, क्योंकि वो अपने H+ को बाहर निकालता है, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये है कि बे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, मतलब बे मेटल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन बे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आती है, वो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि उनकी अपचायक क्षमता हाइड्रोजन से क्या होती है, कम, ठीक है ना? ये ऐसे बोलते हैं, वो हाइड्रोजन से नीचे आती है, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है। इधर देखो आप लोगों को पता है ये Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, Zn हाइड्रोजन से ऊपर आने की वजह से देखो आप लोगों के H2 गैस को इसने बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Zn की अपचायक क्षमता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ऐसे बोल सकता हूं Zn की रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा, ठीक है ना? अब इस वाले को देखो, देखो सोडियम भी आपको पता है हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर आने की वजह से देखो ये तो H2O से भी, ये आप लोगों के H2O से भी H2 गैस को बाहर निकाल देता है, क्योंकि सोडियम की रिड्यूसिंग पावर, सोडियम की अपचायक क्षमता तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो देखो Zn ने H2 गैस को बाहर निकाल दिया और सोडियम ने H2 गैस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती है। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लेना, ठीक है ना? लेकिन बात जब कॉपर की आती है, तो आप लोगों को पता है कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन की जो रिड्यूसिंग पावर है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा हो, मतलब हाइड्रोजन की जो अपचायक क्षमता वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। तो कॉपर से अपचायक क्षमता हाइड्रोजन की ज्यादा होने की वजह से कॉपर हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित नहीं कर पाता। इसलिए देखो ये हाइड्रोजन अम्ल हो गए, ठीक है ना? उसकी रिएक्शन मैंने Cu से करवाई, तो देखो कहीं पर भी हाइड्रोजन की कोई बात नहीं हुई। ये आपका CuSO4 है, ये आपका SO2, और ये आपका कौन है, H2O। ये SO2 है, ठीक है ना? ये कौन है आप लोगों का, SO2, और ये कौन है, 2H2O। मतलब कॉपर हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को विस्थापित तो नहीं कर पाता, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कहां आता है, नीचे आता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन अम्लों से कौन से मेटल तो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को निकालना है, और कौन सी मेटल हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को नहीं निकाल पा रही है। ये किसकी हेल्प से हो रही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही तो मुझे पता लगा था कि कौन तो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, कौन हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी मेटल हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर निकाल सकती हैं, और कौन कौन सी मेटल हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है ना? तो ये एप्लीकेशन हमारी कितनी हुई, 3। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी की एप्लीकेशन चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन चल रही है, उनके अंदर कितनी एप्लीकेशन हो गई अब हम लोगों की, 3। 2 एप्लीकेशन कल करवा दी, तीसरी एप्लीकेशन ये हो गई।
जिसमें हमने क्या है, धातुओं द्वारा हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस के विस्थापन का अनुमान, मतलब हाइड्रोजन अम्लों से कौन कौन सी मेटल H2 गैस को बाहर निकाल सकती है और कौन कौन सी मेटल हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को बाहर नहीं निकालती। ये आप लोगों की कौन सी एप्लीकेशन हो जाती है, तीसरी। अब हम कौन सी एप्लीकेशन की बात करते हैं, चौथे नंबर की एप्लीकेशन। तो चलो देख लो चौथे नंबर की एप्लीकेशन, ठीक है ना। चौथे नंबर की एप्लीकेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे दूसरे नंबर की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट थी और एक हमारी चौथे नंबर की जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है ना। एक तो दूसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट करवाई थी क्योंकि वहां से भी वो क्वेश्चन बहुत सारे बनाता है, और एक ही आपके चौथे नंबर की एप्लीकेशन, यहां से भी क्वेश्चन बना देता है वो बीच में से घुमा घुमा के। जब लास्ट ईयर के पेपर बताऊंगा ना आप लोगों के लिए, तब देखने इनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे वहां पर। और वैसे तो लास्ट ईयर के पेपर को आप देखते ही होंगे और देखा करो बिल्कुल। देखो ये सुनो, एक चीज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बता देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लास्ट ईयर के पूरे पेपरों को देखा करो। जैसे कि मेरी यूनिट चल रही है, मेरी यूनिट जब कंप्लीट हो जाए ना तो पूरे लास्ट ईयर के पेपर को देखा करो। जैसे कि अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली यूनिट चल रही है तो आप 2019 से लेकर 2015 के पूरे क्वेश्चन को देखा करो कि यार इस यूनिट से 2015 में कैसे क्वेश्चन बने थे, 2016 में कैसे क्वेश्चन बने थे, 2017 में कैसे क्वेश्चन बने थे, 2018 में कैसे क्वेश्चन बने थे, 2019 में कैसे क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। क्योंकि उनसे एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कैसा आता है, क्योंकि आपको पता है मेरे नोट्सों से, मेरे लेक्चर से एक भी वर्ड आप लोगों का बाहर नहीं जा रहा है। देख लो आप पेपर, लास्ट ईयर के पूरे पेपर देख लो, मेरे नोट्स देख लो, मेरे लेक्चर देख लो, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो अपने लेक्चर से, अपने नोट्सों से बाहर जा रहा है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार एक बात बताओ, इससे कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, क्या सर के मैटर से कुछ बाहर तो कुछ जा नहीं रहा है, तो क्यों ना सर के मैटर को और सर के लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर कर ले। जो स्टूडेंट को अगर एक एक नोट्स का, एक एक वर्ड मेरे का पता है ना, ध्यान में रखना उसका स्कोर बहुत शानदार बनेगा। वो इतने अच्छे नंबर लेके आएगा, बहुत अच्छे नंबर। और बहुत से स्टूडेंटों को देखा होगा आप लोगों ने, ये बुक लिया है, वो बुक लिया है, इसके नोट्स लिया है, उसके नोट्स लिया है, इसकी क्लास ले रहे हैं, उसकी क्लास ले रहे हैं, लास्ट में दिमाग में इतना कचरा हो जाता है कि समझ में नहीं आती किसका पढ़े, ठीक है ना। इसलिए किसी भी टीचर, कोई भी हो, एक्सवाइजेड, मेरे से कोई मतलब नहीं, कोई भी टीचर हो उसको बिल्कुल को एक को आप बेस मान के चलो, एक चीज को बेस मान लो। और आपके लिए बेस मानने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे नोट्स, ठीक है ना। क्योंकि जितनी भी बुक है उनको पूरे इनका कॉन्क्लूजन बनाकर मैंने नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स इतनी मेहनत से मैंने तैयार किए हैं कि नोट्स ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। नोट्स को बहुत अच्छी तरीका से याद कर लो। ध्यान में रखना उन स्टूडेंटों को इतना अच्छा स्कोर होता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। मेरा केमिस्ट्री का रिजल्ट हमेशा अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री का रिजल्ट मेरा हमेशा इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है तो वो सिर्फ ओनली सिर्फ नोट्सों पर ही फोकस करता है, और नोट्सों पर एक ही जगह पर एक ही चीज पर फोकस करता है, तो कॉमन सी बात है नंबर तो आने ही। अब आप आधी लैंग्वेज एग्जाम में उसकी लिख के आ गए, आगे उसकी लिख दी, थोड़ी बहुत उसकी लिख दी और थोड़ी बहुत उसकी लिख दी, मतलब पूरी कॉपी की मतलब ऐसी तैसी करके रख देते हो। उससे बेस्ट ये है कि एक की नोट्सों को आप बेस मान के चलो, एक के नोट्सों को आप सब कुछ मान के चलो, ठीक है ना। उसके बाद उस मैटर को याद करो। एक जगह पर मैटर यार कितना सा मैटर होता है, आराम से याद कर लेता है स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद उसको कॉपी को आप एग्जाम में लिखो, उन सारी चीजों को, इतने शानदार नंबर, एग्जामिनर तो कॉपी को देखते ही इंप्रेस हो जाए। आगे बात समझ में, इसलिए अपने नोट्सों को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, ठीक है ना, अपने लेक्चरों को, ठीक है ना। और लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चनों को देखा करो। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, नोट्सों से एक भी शब्द, एक भी वर्ड अपने से बाहर जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो मैं आपके लिए बताता चलूंगा। जैसे ऑक्सीडेशन में लेंथिनाइड एक्टिनाइड में एक टॉपिक था जिसके बारे में बोलेंगे कि भाई इसको आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। तो जहां पर ऐसे बोलूं वहां से आप चीजों को बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी के सारे कॉन्सेप्ट बुक में तो ये कहीं पर भी नहीं दे रखे। बुक के अंदर तो इनको पता नहीं घुमा घुमा के दे रखा है, ठीक है ना। और यहां पर मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है, पूरी लैंग्वेज को, पूरे नोट्सों को इस तरीका से मैंने सेट करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं कि कैसा भी एग्जामिनर हो देखते ही इंप्रेस हो जाए। और ये तो आप खुद मेरे नोट्स की लैंग्वेज ही देखा करो, लैंग्वेज इतनी शानदार है। और एक चीज और एनालिसिस की होगी आप लोगों ने कि जो चीज मैं आपको समझाता हूं उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ बोल रहा हूं नोट्स में कुछ लिख रखा है, नहीं, जो जैसे आपने लेक्चर समझा ना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही आपके नोट्स होंगे, जो नोट्स की एक एक लाइन आप लोगों के समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन फैक्टर है। इसलिए
आप लोग जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है पूरी ईयर कोई एग्जाम के क्वेश्चनों को देखा करो। 2019 से लेकर 2015 के पूरे क्वेश्चन देखो आप कि यार इस यूनिट से कैसे बने, इस यूनिट से कैसे बने, क्योंकि वही एक कॉन्फिडेंस लाने का तरीका, वहीं से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को तो हम आराम से सोल्व कर देंगे, क्योंकि सर के मैटर से, सर के लेक्चर से एक भी अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम सर के फिर मैटर को याद करें। जब आप लोगों को पता है कि पूरा मैटर नोट्सों से आ रहा है, पूरा मैटर अपने लेक्चर से आ रहा है, तो फिर फालतू चीजों को पढ़ने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। जब पूरा मैटर एक जगह से आ रहा है तो उसी को याद कर लो ना भाई। किसी भी चीज को याद करो लेकिन उसको ऐसा याद करो कि बिल्कुल दिमाग में टिके। ये नहीं आधा उधर से पढ़ लिया, आधा उधर से पढ़ लिया, आधा उधर से पढ़ लिया और दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तो उससे बेस्ट है कि आप किसी एक चीज को बेस मानो और एक चीज को बेस मान के ही आप लोग पढ़ो। इतना अच्छा रिजल्ट बनता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट, क्योंकि वो चीज अपने दिमाग में टिकती है। आगे नहीं बात समझ में? तो ये चीज आप विशेष कर ध्यान में रखो कि प्रॉब्लमों को देखा करो, क्वेश्चनों को देखा करो। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाओ देखा करो कि यार ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ गया, ठीक है ना, एनालिसिस किया करो चीजों का। चलो ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। 3 एप्लीकेशन करवा दी आप लोगों को। अब मैं कौन सी एप्लीकेशन की बात करता हूँ? चौथी एप्लीकेशन की। तो चौथी एप्लीकेशन को भी देख लो आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूं चौथी एप्लीकेशन अपनी इंपॉर्टेंट है। किसी अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान, किसी अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान, किसी अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन मैं एक बार फिर बता देता हूं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक, अभी इसके बारे में बताऊंगा लेकिन पहले थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूं इसके बारे में आप लोगों के लिए। इधर देखिए, इस चौथी एप्लीकेशन में हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे कि किसी अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान। मतलब हम लोगों को यह पता लगाना है कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मतलब कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी या कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, इसका हम लोगों को पता लगाना है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, वो अभिक्रिया आप लोगों की संपन्न होती है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान नेगेटिव में आता है तो समझ जाना वो अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी। और लास्ट में इसके रेस्पेक्ट में ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक बताऊंगा लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, एग्जांपल लेने के बाद फिर लास्ट में ये एप्लीकेशन खत्म होगी जब इसके रेस्पेक्ट में ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को देख लो। कॉन्सेप्ट ये हम लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने बता दी कि वे अभिक्रिया जिनके लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान, अगर किसी अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान अगर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ध्यान में रखना वो अभिक्रिया संपन्न होती है। और जिनके लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक आता है, वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। और इसको हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप तो दिमाग में बस एक ही चीज क्लियर करके रखो कि जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान प्लस में आता है वो अभिक्रिया संपन्न होती है, और जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान नेगेटिव में आता है वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर करके रखो, अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो, अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल ले लेता हूं, दो एग्जांपलों से ये क्लियर हो जाएगी तस्वीर, ठीक है ना। यहां पर फॉर्मूला आप लोगों को पता कौन सा लगाना है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। ध्यान में रखो आप लोग, दो रिएक्शन के, दो उनके पोटेंशियल डाटा आएंगे, ठीक है। डाटा के अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आप लोगों को पता है कि कैथोड कौन होता है जिसका कैथोड कौन होता है जिसका रिडक्शन होता है, और एनोड कौन होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर लिया, एक बार फिर सुन लो पूरे स्टूडेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल मान प्लस में आ रहा है वो अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब कंप्लीट होती है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल का मान नेगेटिव में आ रहा है अर्थात ऋणात्मक आ रहा है वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। और कैथोड की तरह काम कौन करते हैं, जिनका रिडक्शन होता है, और एनोड की तरह काम कौन करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज का डिस्कशन मैंने आप लोगों से पहले ही कर लिया था जब मैंने आपको वो डैनियल सेल का एग्जांपल लिया था कि जो रिडक्शन वाला स्टेप है उसका कैथोड होता है, और जो आपका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप होता है उसका क्या होता है, एनोड। क्योंकि रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं, अभी एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से पूरी तस्वीर आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो आप लोग, एग्जांपल दो लूंगा, पहले एक एग्जांपल लूंगा फिर दूसरा एग्जांपल लूंगा, ठीक है। देख लो तो एग्जांपल,
एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मैंने ले लिया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं क्या ले रहा हूं, CO+2, ठीक है ना। ये कौन सी है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि उसके पास आयन है। और ये कौन है आपका SN, ये सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आपको पता है उसके पास कोई भी आयन नहीं है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO सॉलिड में, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN+2 में। तो कॉमन सी बात है, ये कौन सी फॉर्म होगा, एक्वस फॉर्म होगा, अर्थात तो जलीय विलयन में होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप लोग, इनके लिए वैल्यू दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर CO+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये कन्वर्ट हो गया CO सॉलिड, ठीक है ना। और इसके लिए जो E0 की वैल्यू हम लोगों के लिए दे रखी है -0.28 वोल्ट दे रखी है, ठीक है ना। और SN के लिए, ये टिन के लिए जो हम लोगों के लिए वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है SN+2, ठीक है ना। ये एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। और इसके लिए जो E0 की वैल्यू दे रखी है -0.14 वोल्ट, ठीक है। अब देखो आप लोग, ठीक है ना, फॉर्मूला हम लोगों का क्या है। पहले तो एक काम करता हूं, इसको कंप्लीट सेल कर देता हूं। तो देखो आप लोग पता है, यहां से CO+2 को लिख दो, ठीक है ना, कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहां से SN को लिख दो, कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों का, ये कन्वर्ट हो रहा है CO सॉलिड में, ठीक है ना। और ये कौन हो रहा है, SN+2, ये कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अब आप लोग इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हम लोगों के लिए क्या था, ई सेल बराबर, यहां पर लिख देता हूं, ई सेल बराबर ई कैथोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के लिए वैल्यू कितनी है, -0.28, और एनोड के लिए -0.14, ठीक है ना। तो आंसर आ रहा है -0.14 अब देखिए आप लोग बोर्ड की तरफ, इस पूरे को एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखना। अभी आप लोगों के लिए इस पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है, ये हम लोगों के लिए रिएक्शन दे दी और वो पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर इसका आंसर, फॉर्मूला हमारे पास कौन है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो रिएक्शन होगी, और अगर इसका आंसर माइनस में आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। एक बार फिर सुन लो भैया, इन वैल्यूओं को आपके कौन से फॉर्मूले में रखोगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैल्यू को फॉर्मूले रखने के बाद अगर आप लोगों को आंसर प्लस में आ रहा है तो अभिक्रिया संपन्न होगी, और अगर आप लोगों का आंसर माइनस में आ रहा है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। चलो देख लेते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। इस रिएक्शन के बारे में पता लगाना है हम लोगों को कि ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। E0 की वैल्यू हम लोगों के लिए दे रखी है, जैसे CO+2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में। और इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.28 वोल्ट, ठीक है। यहां पर SN10 के लिए हम लोगों के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, E0 -0.14 वोल्ट, ठीक है ना। यहां पर कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है, अपचयन, और जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि आप लोगों के लिए पहले ही मैंने एक चीज बता दी थी कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन, और 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर अपचयन वाले के लिए E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.28 वोल्ट, और ऑक्सीडेशन वाले के लिए E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.14 वोल्ट। बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। इधर से CO+2 लिख दिया, यहां से SN लिख दिया, फिर यहां पर ये CO में कन्वर्ट हो गया, ये SN+2 में कन्वर्ट हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को कौन है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो एक बात बताओ, अपचयन किसका हो रहा है, कोबाल्ट का, जिसके E0 की वैल्यू -0.28 वोल्ट दे रखी है। तो फॉर्मूला ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके लिए कितनी वैल्यू दे रखी है, -0.28, और आपको पता है इस एनोड के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.14। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आप लोगों को, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.14, और माइनस की वैल्यू कितनी है, -0.28, ठीक है। दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, -0.14 वोल्ट। पर आपको पता है कि आपका आंसर किसमें आया, माइनस में। और मैंने क्या बात बोली है कि अगर आप लोगों का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई। तो आप लोगों का आंसर
आंसर क्या होगा नीचे, ये जो रिएक्शन है निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल का मान किस में आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा होता तो ध्यान में रखना रिएक्शन आप लोगों की होती, लेकिन आप लोगों को आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव में आंसर आने की वजह से ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों की संपन्न नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर पहले तो आप लोग एक बार इसके पूरे स्टेप को देखो, आप देख लो इसको एक बार, ठीक है ना, एक बार देख लो, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट में इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भैया, हम लोगों को क्या पता लगाना था कि ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी ई नॉट की वैल्यू हम लोगों के लिए दे रखी है -0.28 और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू हम लिए दे रखी है -0.14, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के लिए बता दी कि अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो अभिक्रिया संपन्न होगी, और अगर आप लोगों का आंसर माइनस में आ रहा है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को रख दे, फॉर्मूला कौन सा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की तरह काम कौन करेगा, जिसका स्टेप कौन हो रहा है, अपचयन, और एनोड की तरह काम कौन करेगा, जिससे स्टेप कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अपचयन की तरह काम ये कर रहा है जिसकी वैल्यू -0.28 दे रखी है, ये लिख दिया आप लोगों के लिए। और अपचयन का मतलब क्या हो रहा है, एनोड हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.14। ये माइनस माइनस आप लोगों को क्या होगा, प्लस, तो प्लस की तो वैल्यू कितनी होगी 0.14, और माइनस की वैल्यू कितनी हो गई -0.28। कॉमन सी बात है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा -0.14 वोल्ट, और आपको तो आपका आंसर किस में आया, माइनस में। इसका मतलब आप लोगों की यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो इस पूरी रिएक्शन का क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट हुआ है सिस्टमेटिक तरीका से। अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। आंसर को तो आप पहले से ही चेक कर सकते थे कि हम लोगों की रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। एक बात सुनो, एग्जाम में तो हम लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से पूरा रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आप लोग अपने आंसर की पहचान कैसे कर लोगे, आंसर की पहचान पहले से कर लो। अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, ये लो, अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया है, और एग्जामिनर ने केवल आप लोगों के लिए ये दिया है, ठीक है ना। एग्जामिनर ने केवल ये दिया और पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, और आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया है, तब भी आप लोग पता लगा सकते हो कि अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। और जिन स्टूडेंटों में दिमाग होगा वो तो लगा चुके हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं ये बोलने वाला हूं कि एक बात बताओ यार, कल के लेक्चर में मैंने क्या बात बताई थी आप लोगों के लिए, मैंने ये बात बताई थी कि आपको पता है CO+2 कहां पर आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में CO+2 कहां पर आता है, ऊपर, और आप लोगों का ये टिन होता है ना, ये कहां पर आता है, नीचे। अब समझ गए होंगे समझने वाले क्या, कि एक बात होता है CO+2 ऊपर आता है और SN नीचे आता है। इसका मतलब अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होती है, CO+2 की। तो अपचायक क्षमता CO+2 की ज्यादा होती है, इसका मतलब यही तो निकला कि CO+2 जो इलेक्ट्रॉनों को देगा उनको SN ले सकता है, मतलब CO+2 SN के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन CO+2 SN से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर CO+2 SN से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो समझ जाना रिएक्शन गलत है। बिल्कुल सही बात है, गलत ही होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि आपको पता है CO+2 की अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, और SN की CO के कंपेयर में ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। तो CO+2 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है और SN इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, या ऐसे बोल सकता हूं, SN इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है और CO+2 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, क्योंकि ये तो उनका क्या होता है, नेचर। लेकिन अगर प्रोसेस उल्टा हो गया कि SN तो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है और CO+2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, तो कॉमन सी बात है आपकी रिएक्शन गलत ही होगी, जिसका डिस्कशन मैंने पहले लेक्चर से करता हूं। कल की लेक्चर में भी इस पूरी चीज का डिस्कशन किया था, कैसे कि ऊपर वाले नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नीचे वाले ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही आपकी रिएक्शन होगी, लेकिन ऐसे प्रोसेस का अगर उल्टा हो रहा है तो समझ जाना रिएक्शन नहीं होगी। और यही काम इस रिएक्शन में हो रहा है। कैसे, इधर देखो कि एक बात बताओ यार, CO+2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, SN से CO+2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी उल्टा बोल गया, SN होता है ना, SN CO+2 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन SN से CO+2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। एक बार फिर सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि जो CO+2 है ना, CO+2 SN को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन CO+2 SN से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है ना। कैसे, तो देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर CO+2 के इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर ज्यादा होती है, अर्थात वो SN से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, जबकि इस रिएक्शन में यही हो रहा है। देखो
Sn जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उनको CO+2 ले रहा है, तभी तो उसका CO+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में। अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उनको CO+2 ने लिया है। इसका मतलब ये तो प्रोसेस ही उल्टा हो गया आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर प्रोसेस उल्टा हो रहा है। देने वाला कौन है, ये, और लेने वाला कौन है, ये। और आपको पता है ऐसा प्रोसेस होने पर उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है और इसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है। ये देखो CO+2 कहां पर आ रहा है, ऊपर, इसका मतलब अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, और Sn कहां पर आ रहा है, नीचे, इसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, CO+2 के। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो CO+2 दे सकता है और Sn उनको ले सकता है, लेकिन Sn CO+2 को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, और यहां पर यही हो रहा है। Sn इलेक्ट्रॉन किसके लिए दे रहा है, CO+2 के लिए। तो एक बात होता है, जब Sn CO+2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब प्रोसेस आपका उल्टा है, तो रिएक्शन तो आपकी संपन्न होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये चीज का तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले ही पता लग गया। जिनको विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, वो आंसर का पहले से ही पता लगा लेंगे, वो आंसर का पहले से ही पता लगा लेंगे कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व नहीं किया, तो वो केवल इससे भी पता लगा रहा है, इससे उसको पता लग जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया हमारी संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर प्रोसेस उल्टा कर रखा है। प्रोसेस उल्टा कैसे है, CO+2 दे सकता है और Sn ले सकता है, तब तो बात सही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि Sn तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और CO+2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये तो उल्टा हो गया प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस हो गया तो निम्नलिखित अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी, और लास्ट में जाकर तो पता लग ही जाएगा, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का आंसर आते ही आप लोग समझ गए कि हमारी अभिक्रिया नहीं होगी संपन्न। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ट्रिक भी क्लियर है, उनको दोनों तरीके से पता लग जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बस ये इसकी क्या है ट्रिक। अर्थात इसको सॉल्व करने से पहले भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। और लास्ट में सौबातन की एक बात है कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ऐसा अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो बिल्कुल अभिक्रिया संपन्न होगी, और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो समझ जाना रिएक्शन नहीं होगी। और इसमें यही हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो ये रिएक्शन आप लोगों की संपन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और उल्टा प्रोसेस हो रहा है तो मैंने बोल दी आप लोगों की रिएक्शन नहीं होगी। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बस ये चीज है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है हमारा। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक समान समान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती और अपोजिट एक दूसरे के समानुपाती, ये इनकी पूरी की ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है ना। बाकी कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, सारी चीजें आप लोगों के लिए समझा दी मैंने, ठीक है ना। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो ठीक है, एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो देख लो उस एग्जांपल को भी। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देख लो अगले एग्जांपल को भी आप लोग। अगला दूसरे नंबर के एग्जांपल हम लोगों के लिए ले रखा है Na सॉलिड स्टेट में, Cu+2 एक्वस स्टेट में, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+2 में, ये एक्वस हो गया, ये कौन हो गया आप लोगों का Cu हो गया। ये कौन सी स्टेट में, आप लोगों का सॉलिड स्टेट में, ठीक ठीक है। इनके रेडॉक्स विभव के मान लिख रहा हूं, ये लिख दिया आपका Na सॉलिड स्टेट में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na+2, ये कौन आपकी एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकाल दिए। इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए -0.25 वोल्ट, ठीक। यहां पर ये Cu+2 दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए E0 की वैल्यू आप लोगों के लिए दे रखी है
प्लस 0.34 वोल्ट। कॉपर के बारे में पता है, इससे पहले भी डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। ये देख, इधर से Na प्लस Na को लिख दो, ये कौन सी है, सॉलिड में। इधर से Cu+2 को लिख दो, ये किसमें, एक्वस में, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na+2 में, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में, सॉरी Cu में। अब सुनो मेरी बात, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देता हूं इनकी, देख लो। फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। कैथोड के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों के लिए, कैथोड की वैल्यू दे रखी है आप लोगों के लिए प्लस 34 माइनस 0.25 वोल्ट बराबर आपका आएगा 0.34 0.25 और ये हो गए प्लस 0.59 वोल्ट, ठीक। अब देखो आप लोग इधर देखो, अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये रिएक्शन हम लोगों के लिए दे रखी है, ठीक है ना, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड में। और हम लोगों को ये पता लगाना है कि ये रिएक्शन हम लोगों की संपन्न हो रही है नहीं हो रही। चलो देख लेते हैं। पहले वही हमेशा की तरह क्या काम करते हैं कि पहले अपना कॉन्सेप्ट देख ले, फिर ट्रिक देख लेंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपका Na दे रखा है, Na किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na+2 में 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रखा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई आप लोगों के कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 0.25 वोल्ट, और इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.34 वोल्ट। कॉपर के बारे में तो आपको पता है, क्योंकि कॉपर का तो पहले भी डिस्कशन हो गया। कॉपर के लिए वैल्यू कितनी होती है E0 की, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। यहाँ से Na को लिख दिया, यहाँ पर Cu+2 को लिख दिया, ठीक है ना। ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, Na+2 और एक किसमें कन्वर्ट हुआ है, Cu के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पर जब आप लोग फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे तो आपका फॉर्मूला हुआ है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर आप लोगों को पता है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आपको होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, आप लोगों का एनोड, और जिसका अपचयन होता है वो आप लोगों को कौन होता है, कैथोड। तो कॉमन सी बात है, कैथोड के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। और एनोड के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 0.25। अब आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात आप लोगों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अगर ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी तो आपका आंसर कितना आएगा, प्लस 0.59 वोल्ट, ठीक है ना, 59 वोल्ट। आप लोगों का आंसर कितना आएगा, एक बार फिर सुनिए ना। ये वैल्यू किसकी है, कैथोड की, और ये वैल्यू किसकी है, एनोड की। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस होने पर आपको होता है वैल्यू दोनों की जुड़ जाएगी, जुड़ने पर आपका आंसर आएगा प्लस 0.59 वोल्ट, ठीक है ना, या 59 या 59 वोल्ट आप लोगों का, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक बात बताओ यार, आपका आंसर किस में आया, प्लस में, और आंसर प्लस में आती ही अपनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बात बोली थी कि जैसे ही आप लोगों का आंसर प्लस में आएगा तो आप लोगों की रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। जब आप लोगों का आंसर माइनस में आ रहा था तो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही थी। अब आप लोगों को आंसर किस में आ रहा है, प्लस में, इसका मतलब आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड से आप लोग फॉर्मूले में रख के वैल्यू रख लेना, और फॉर्मूले के अंदर कैसे रखोगे ये समझा दिया। कैथोड की तरह काम कौन करेगा, जिसका अपचयन हो रहा है, और एनोड की तरह काम कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आएगी, सामने वाला इन वैल्यूओं को आप लोगों के लिए देगा, और लास्ट में आप ट्रिक लगा लेना। ट्रिक कैसे लगाओगे आप लोग, एक बात बताओ यार, समझना ध्यान से। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो निकेल होता है ना, निकेल तो ऊपर होता है और कॉपर कौन होता है, नीचे होता है, ठीक है। और ये तो वैसे ही पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, देखो कॉपर के लिए वैल्यू किसमें दे रखी है, प्लस में। ध्यान लगाने वाली बात है, बस दिमाग की जरूरत है। कॉपर के लिए वैल्यू किसमें दे रखी है, प्लस में। तो एक बात तो दिमाग में पहले क्लियर हो गई कि अगर इसकी वैल्यू प्लस में दे रखी है तो ये कौन है, ऑक्सीकारक, और इसकी वैल्यू अगर माइनस में दे रखी है तो ये कौन है, अपचायक। यार ये तो वैसे ही दिमाग में लगाने वाली बात है, क्योंकि आपके लिए पहले ही बोल दी कि जिनकी वैल्यू प्लस में होती है वो कौन होते हैं, ऑक्सीकारक, और जिनकी वैल्यू माइनस में होती है वो कौन होती है, अपचायक। तो यहाँ पर तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सा सिंपल सा प्रोसीजर है कि कॉपर के लिए वैल्यू किसमें दे रखी है, प्लस में। इसका मतलब कॉपर कौन है, ऑक्सीकारक, और निकल के लिए वैल्यू किसमें दे रखी है, नेगेटिव में। इसका मतलब निकल कौन है, अपचायक। तो इसका मतलब यही तो निकला कि निकल इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है और कॉपर ले सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो होना भी चाहिए भाई। अगर निकल इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो बिल्कुल सही बात है, निकालेगा, क्योंकि वो अपचायक है, और कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा।
तो करेगा ही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ऑक्सीकारक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों की अभिक्रिया संपन्न होगी, और ऐसा उल्टा हो रहा है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और देख लो यही हो रहा है। देखो यहां पर आप लोगों को पता है कि निकिल अपने इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है किसके लिए, कॉपर के लिए। तो कॉमन सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन निकिल ने अपने किसको दे दिए, कॉपर को, ठीक है ना। तो कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, Cu में, और निकिल किस में कन्वर्ट होगा, Na+2 में, ठीक है ना। एक बार फिर सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कौन आपका निकिल है, ये Cu+2 है। आपको बताएं निकिल की वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब ये अपचायक के इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है, और कॉपर की वैल्यू किसमें दे रखी है, प्लस में, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन सही है, और यही हो रहा है। देखो यहां पर Na अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना, और Cu+2 उन इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। तो कॉमन सी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। इसका मतलब अपनी रिएक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपचायक है, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, और ये ऑक्सीकारक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब अपनी आंसर बिल्कुल सही है, अपनी ट्रिक बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले भी आप पता लगा सकते थे कि हम लोगों की अभिक्रिया संपन्न होगी। ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? 2 ही चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की तरह काम कौन करेगा, जिसका अपचयन होगा, और एनोड की तरह काम कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, आप लोगों के फॉर्मूले में अगर वैल्यू जो आप लोगों के फॉर्मूले में रखने के बाद अगर आप लोगों को आंसर प्लस मारा है तो अभिक्रिया संपन्न होगी, और अगर आप लोगों को आंसर माइनस मारा है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और एक आप लोगों के लिए ट्रिक बताइए, ट्रिक क्या है वो आप लोगों के लिए समझा दी, ठीक है ना। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है तो अभिक्रिया संपन्न होगी, और अगर उल्टा हो रहा है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये पूरे का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी के साथ अपनी एप्लीकेशन नंबर 4 फिनिश। समझ गए इसको क्यों इंपॉर्टेंट बताया, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बताया, बात समझ गए ना आप लोग। अब ये सारी चीजें जो स्टूडेंट इधर उधर कर रहे हैं उनके सबके लिए ये चीज टफ है। इन सारी चीजों को मैं कॉन्सेप्ट बेस में ले रहा हूं, इसलिए सारी चीजें बहुत आसान लग रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 4 एप्लीकेशन हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन की बात करेंगे 5वें नंबर की। जैसे ही अपनी 5वें नंबर की एप्लीकेशन क्लियर होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसकी एप्लीकेशन वाला टॉपिक अपना फिनिश। एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से करके आ जाना। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 5वीं एप्लीकेशन पर बात करते हैं तो देखो उसको भी। ठीक है, देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 5 को भी। देखो आप लोगों की जो 5वें नंबर की एप्लीकेशन है वो है रेडॉक्स विभव से प्रयोगशाला में अभिक्रिया की संभावना। प्रयोगशाला में अभिक्रिया की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसको भी बता देता हूं आप लोगों के लिए मैं। देखो ये अपने 5वें नंबर की एप्लीकेशन है।
5वें नंबर की एप्लीकेशन का नाम कौन है कि रेडॉक्स विभव से और प्रयोगशाला में अभिक्रिया की संभावना। मतलब जो अपने लैब होता है, लैब के अंदर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया हमारी संपन्न होगी या नहीं होगी। या फिर कोई भी पदार्थ अगर लैब के अंदर रखा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक है या अपचायक। और इसका तो सीधा सा सिंपल है कि माना कि कोई हाफ सेल है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में दे रखी है तो आप लोग समझ जाना कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में तो कॉमन सी बात है ये ऑक्सीकारक है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और माना कि कोई हाफ सेल है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी तो समझ जाना ये अपचायक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को जो अपचायक है वो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर बताता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि लैब के अंदर माना कोई पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है ना, या किसी की रिएक्शन हो रही है तो आप लोग पता लगा सकते हो कि इस लैब के अंदर ये चीज रखी है, ये ऑक्सीकारक है अपचायक है, या आप लोगों की रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। कैसे पता लगा सकते हो आप लोग कि माना कि किसी की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब आप लोग यही तो लगाओगे कि भाई ये ऑक्सीकारक है और ऑक्सीकारक वाला इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और माना किसी पदार्थ की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई ये जो पदार्थ रखा है ये कौन है, अपचायक, क्योंकि अपचायक वाला हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालता है। सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। तो जिस हाफ सेल के लिए वैल्यू नेगेटिव में आ रही है वो अपचायक होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, और जिस हाफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है वो ऑक्सीकारक होगा, अर्थात वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है नहीं हो रही है ये चीज आप लोगों के लिए एप्लीकेशन नंबर 4 में बता दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुल मिलाकर हमने कितनी एप्लीकेशन पढ़ी है? 5 एप्लीकेशन पढ़ी है, ठीक है ना। 5 एप्लीकेशनों को अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आराम से अच्छी तरीका से कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के या फिर रेडॉक्स विभव डाटा के उपयोग लिखिए तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीका से लिख देना। 5 एप्लीकेशन करवाए, 5 एप्लीकेशनों को लिख देना, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 4 हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ये तो आप लोगों ने देखते ही क्लियर कर लिया होगा कि यार वास्तव में एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 4 वाली जो एप्लीकेशन है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई को करते रहो, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। जिस स्टूडेंट का इस यूनिट से बेसिक क्लियर हो गया उसके लिए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिक मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में बता दिया था, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए हर लेक्चर में जहां पर बात होती है वहां पर दोबारा फिर बेसिक बता देता हूं कि भाई ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, अपचायक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सारी चीजों का मतलब आपको पता है। भाई एक बात बताऊं कि जो ऑक्सीकारक है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जो अपचायक है वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, ठीक है। 2 तो शब्द ये थे, और 2 शब्द कौन से थे? अपचयन और ऑक्सीकरण। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका अपचयक क्षमता ज्यादा होता है और जिसका अपचयन हो रहा है उसका ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीकरण अपचायक के समानुपाती होगा और अपचयन ऑक्सीकारक के समानुपाती होगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता रखी हैं, आराम से कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिस्टमेटिक तरीका से सारी चीजों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से गहराई से कर करके बहुत बढ़िया तरीका से कर लो अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। कि जब एग्जाम में पेपर आए तो देखते ही पूरे पेपर को इतने शानदार तरीका से सॉल्व करो कि एग्जामिनर ये सोचे कि नंबर कहां से काटूं, ठीक है ना। बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आने चाहिए आपके, तब जाके स्कोर बनेगा। इतना शानदार स्कोर बनेगा, बहुत बढ़िया स्कोर बनेगा। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का, बढ़िया तरीका से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों के साथ हूं, बिल्कुल आप लोग मेरे से डिस्कशन करो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में अपनी एप्लीकेशन हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी की। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।